Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you chapter number 4th, a timely gift, remaining part. Okay, in my earlier video I explained you page number 24 till page number 24 and today I am going to explain you page number 25. Okay, where it was left in my earlier video. So be ready and try to understand it seriously. ठीक है students? Let us start it. Jack was busy. आपने पढ़ा कि कैसे जैक अपने होम टाउन में एक पुराने घर में विजिट करने जाता है अपनी मदर के साथ और उसकी वहां पर कुछ यादें होती हैं. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. जैक was busy. जैक बहुत बिजी था. But he kept his word. फिर भी उसने अपना वादा निभाया. kept his word, that means he kept his promise. and flew to his hometown. flew, that means went, और अपने होम टाउन गया. मिस्टर बेल्सर्स फ्यूनरल वाज स्मॉल. फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार, लास्ट सेरेमनी ऑफ द डेड बॉडी, एंड अनइवेंटफुल. मिस्टर बेल्सर का जो फ्यूनरल सेरेमनी था वो बहुत ही छोटा था. अनइवेंटफुल, इसमें कोई विशेष कोई खास घटनाक्रम नहीं हुआ, खास बात नहीं थी. कहने का मतलब एक बहुत ऑर्डिनरी था. लाइक प्रेजेंटली कोरोना पीरियड टाइम, मेनी पीपल अवॉइड गोइंग टू द घाट विद द डेड बॉडी. आजकल एक ही दो लोग जाते हैं, जाते ही नहीं है ना, कोई जान भी नहीं पाता है. तो ऐसे मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी. जबकि साधारण समय में क्या होता है, सैकड़ों लोग जाते हैं डेड बॉडी के साथ घाट तक फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल होने के लिए. तो मिस्टर बेल्सर का फ्यूनरल सेरेमनी बहुत ही छोटा था. ये अनइवेंटफुल था, मतलब ये कोई खास नहीं था, रिमार्केबल नहीं था. ही हैड नो चिल्ड्रन. उनके कोई बच्चे भी नहीं थे अपने खुद के. एंड मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स हैड पास्ड अवे. इसकी वजह ये थी कि उनके खुद के बच्चे नहीं थे और ज्यादातर उनके रिश्तेदार पास्ड अवे, दैट मीन्स नो मोर, डाइड. यानी उनके रिश्तेदार भी बहुत पहले चल बसे होंगे, गुजर गए होंगे. द नाइट बिफोर ही हैड टू रिटर्न होम. यानी घर वापस आने के पहले की रात को जैक पास्ड फॉर अ मोमेंट. जैक थोड़ी देर के लिए रुक गया वहां पर. इट वॉज लाइक क्रॉसिंग इनटू अनदर डायमेंशन. जब वो वहां पर घर में रुका तो उसे लगा जैसे कि ये एक ऐसी है, क्रॉसिंग इनटू अनदर डायमेंशन, कि वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है. डायमेंशन मीन्स वर्ल्ड. वैसे डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया है. अ लीप थ्रू स्पेस एंड टाइम. लीप मीन्स जंप. उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने वर्तमान समय से अतीत में जंप लगा ली हो. द हाउस वॉज एग्जैक्टली एज ही रिमेम्बर्ड. जैसा वो याद करता है, एज ही रिमेम्बर्ड, जैसा उसे याद था. घर बिल्कुल एकदम वैसा ही था, कोई अंतर नहीं था. एवरी स्टेप हेल्ड मेमोरीज. हर कदम, जैसे एक कदम बढ़ाता उसके दिमाग में वही पुरानी चाइल्डहुड वाली यादें आ जाती. एक फिल्म की तरह फ्लैशबैक आ जाता कि कैसे उसका यहाँ पर बचपन बीता था. सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगी. एवरी पिक्चर, हर तस्वीर, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, कौन कौन सा उसके घर में फर्नीचर था, सारी चीजें. अंटिल जैक स्टॉप्ड सडनली. याद करता है, सारी चीजें उसके दिमाग में एक फिल्म की दृश्य की तरह फ्लैशबैक होता है. तभी वो अचानक एक जगह रुक गया. व्हाट्स रॉन्ग, हिज मॉम आस्क्ड. उसकी मदर ने उससे क्वेश्चन किया. हिज मदर इंक्वायर्ड हिम. बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या बात है, समथिंग वेंट रॉन्ग. उसकी माँ ने प्रश्न किया. द बॉक्स इज गॉन, ही सेड. तो उसने अपनी माँ को बताया, मदर बॉक्स इज गॉन. यहाँ पर एक बॉक्स रखा रहता था और ये बॉक्स गायब है. व्हाट बॉक्स? मदर वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड.
Mother was extremely surprised and asked, What are you saying about a box? उसने कहा क्या बॉक्स के बारे में? कौन सा बॉक्स? There was a small gold box that he kept locked on the top of his desk. जैक ने अपनी माँ को बताया, माँ यहाँ पर एक गोल्डन जैसा बॉक्स रखा रहता था जो ऊपर से लॉक्ड रहता था। उसने कहा कि यहाँ पे गोल्डन बॉक्स रखा रहता था, ये लॉक्ड था और इस डेस्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखा रहता था। I must have asked him 1,000 times what was inside. जैक कह रहा है कि मैंने मतलब जैक ने कई बार पूछने की कोशिश की कि इस बॉक्स में क्या है। कह रहा है कि उसने हजारों बार पूछा कि इस बॉक्स में क्या है। All he ever said, लेकिन हर बार मिस्टर बेल्सर ने उसे क्या जवाब दिया? That it was the thing he valued most. उसने हमेशा जवाब दिया कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। बट द बॉक्स वॉज गन, लेकिन अब तो बॉक्स गायब हो गया। एवरीथिंग वॉज एग्जैक्टली एज जैक रिमेम्बर्ड, हर एक चीज वहां पर ठीक वैसे ही रखी थी एज जैक रिमेम्बर्ड, जैसा कि जैक को याद था। सारी चीजें अपनी जगह पर थी एक्सेप्ट फॉर द बॉक्स, लेकिन वो बॉक्स वहां पर नहीं था। सिवाय बॉक्स के सारी चीजें घर में जैसी की तैसी आज भी रखी हुई थी, सिवाय उस बॉक्स के। वो बॉक्स मिसिंग था। दैट मीन्स एवरीथिंग इन द हाउस was placed in its place, but the golden box, which was very special, was missing. So he figured someone from the Belser family had taken it. Figured means calculated. उसने कैलकुलेशन किया, उसने सोचा, थॉट कि शायद मिस्टर बेल्सर के फैमिली के किसी मेंबर ने इसको ले लिया होगा। Now I will never know what was so valuable to him, Jack said. जैक अपने आप से प्रश्न करता है कि अब वो कभी भी ये रहस्य नहीं जान पाएगा कि इस बॉक्स में ऐसा क्या था जो इतना वैल्यूएबल था। That means Jack was in confusion. He thought that he would not be able to know the secret of this box. He would not be able to know what was something special that was hidden in the box. Jack flew home the next day. अगले दिन जैक घर गया। About 2 weeks later, लगभग 2 सप्ताह के बाद, जैक discovered a note in his mailbox. उसने मेल बॉक्स में एक नोट देखा। नोट मीन्स लेटर। तो सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन पैकेज, उसमें लिखा था कि पैकेज पर सिग्नेचर जरूरी थे। नो वन एट होम, घर पर कोई मिला नहीं, इसलिए प्लीज स्टॉप बाय द मेन पोस्ट ऑफिस। आप मेन पोस्ट ऑफिस जाकर के विद इन द नेक्स्ट 3 days, यानी अगले 3 दिन के अंदर आपको मेन पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहां से ये अपना मेल स्वीकार कर लेना है। अर्ली द नेक्स्ट डे, इसलिए बहुत जल्दी अगले दिन जैक रिट्राइव्ड द पैकेज। वहां पर मतलब पोस्ट ऑफिस गया और रिट्राइव्ड मीन्स रिकवर्ड अगेन, पुनः उस मेल को हासिल किया जो उसके घर से वापस चला गया होगा। इट वॉज ओल्ड एंड लुक्ड लाइक इट हैड बीन एड्रेस्ड 100 years ago. ये बहुत ही पुराना लग रहा था। लुक्ड लाइक ऐसे लग रहा था जैसे कि एड्रेस्ड 100 years ago, यानी कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले लिखा गया हो। उसकी लिखावट देख करके ऐसा लग रहा था कि ये कई 100 साल पहले लिखा गया हो। द हैंड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट टू रीड, पुरानी हैंड राइटिंग होने की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली, वो इसको सही से पढ़ नहीं पा रहा था। बट द रिटर्न एड्रेस गॉट हिज अटेंशन, लेकिन इसमें जो रिटर्न वापसी का एड्रेस भी लिखा था कि ये मेल अगर
रिसीवर को नहीं मिलती है तो इसको वापस इस एड्रेस पर भेज दिया जाए, जैसा कि मोस्टली हमारी डाक में लिखा रहता है वापसी का एड्रेस भी। अगर कोई घर में नहीं मिलता है तो वापसी के एड्रेस पर उसको सेंड कर दिया जाता है। तो उसमें वापसी का एड्रेस भी लिखा हुआ था। ये वापसी का एड्रेस देख करके उसका ध्यान उधर जाता है। क्या लिखा था? मिस्टर हैरोल्ड बेल्सर। वापसी का एड्रेस मिस्टर हैरोल्ड बेल्सर का लिखा था। जैक टूक द पैकेज। जैक ने उस पैकेज को यानी पैकेट को लिया टू हिज कार, अपनी कार में रखा। राइट इट ओपन। राइट इट ओपन दैट मीन्स ब्रोकन इट। उसको फाड़ करके खोला। इनसाइड वाज द गोल्ड बॉक्स। उस पैकिंग के अंदर गोल्ड बॉक्स था प्लस एन एनवेलप, और एक लिफाफा भी रखा हुआ था। जैक्स हैंड सूक एज ही रेड द नोट इट। जैसे ही उसने इसका जो नोट था, लेटर था, पढ़ना स्टार्ट किया, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग। As soon as Jack opened the package and started reading the mail, that means started reading the note, his hands were shaking. His hands started trembling. Okay? तो उसके हाथ कांपने लगे। क्या नोट लिखा था? कंटेंड अपॉन माई डेथ। उस नोट में लिखा था मेरी मृत्यु पर प्लीज फॉरवर्ड दिस बॉक्स। नोट में लिखा था मेरे मरने के बाद इस बॉक्स को फॉरवर्ड भेज दिया जाए। किसको भेज दिया जाए? एंड इट्स कंटेंट, और इस बॉक्स में जो भी सारी चीजें हैं, कंटेंट मीन्स थिंग्स विच आर कंसिस्टेड इन द बॉक्स, टू जैक बेनेट। किसको भेज दिया जाए? जैक बेनेट को। इट इज द थिंग, इसमें एक ऐसी चीज है आई वैल्यूड मोस्ट इन माई लाइफ। लिखा था इसमें ऐसी चीज है जो मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझता था, यानी मेरे लिए इस बॉक्स में ये बहुत कीमती सामान है, इसको मिस्टर जैक बेनेट को भेज दिया जाए। उस नोट में ये लिखा था। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू विल रिवाइज दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग एंड try to understand seriously it whole topic which is being explained today. Now in my next video I will explain you from page number 26. Okay, thank you for attending the class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज आप पंचमा पाठ दूरवीक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, पंचमा पाठ यानी पांचवा पाठ दूरवीक्षण अर्थात दूरदर्शन, जिसे आप टेलीविजन कहते हैं। तो आप दूरदर्शन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पहला संकेत है बच्चों, दूरवीक्षण से लेकर के दृष्टेयम तक। दूरवीक्षण से लेकर दृष्टेयम, ये पहला संकेत। दो पैरा मिलाकर के एक पैरा मैंने कर दिया है, तो ये संकेत आप डालेंगे दूरवीक्षण डैश डैश दृष्टि। ठीक है, और हमेशा की तरह संकेत डालें, फिर संदर्भ लिखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के दूरवीक्षण नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, और फिर इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। कोई भी बच्चा इन संस्कृत पंक्तियों को अपनी नोटबुक पे ना उतारे, ये आपकी बुक से ये मैं पाठ आपको पढ़ा रही हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ संस्कृत की पंक्तियां लिखी हैं। आपको सिर्फ संकेत लिखना है, संदर्भ लिखना है और अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इन पंक्तियों का अर्थ। दूरवीक्षण दूरात दर्शनम इति संज्ञा विद्यते। दूरवीक्षण दूरदर्शन, दूरात दर्शनम दूर से दर्शन करना, इति संज्ञा विद्यते, यह इसकी संज्ञा है। दूरवीक्षण दूर से दर्शन, यह इसका नाम है, यह इसकी संज्ञा है। दूरवीक्षण से आविष्कारः एकोनविंशति शताब्दी जनवरी मासस्य पंचविंशति दिनांके
25 जनवरी 1926 ईस्वी अभियंता जॉन बेयर्ड महोदय कृतम्। दूरवीक्षण से आविष्कार, दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जनवरी मासस्य पंचविंशति दिनांके जनवरी महीने की 25 तारीख को अभियंता जॉन बेयर्ड महोदय ने किया, कृतम् किया। येन सिद्धांतेन आकाशवाणी कार्यं करोति, येन सिद्धांते जिस सिद्धांत से आकाशवाणी कार्य करता है, तेन पर्याप्त माध्यमेन दूरदर्शन यंत्र कार्य करोति, तेन पर्याप्त माध्यमेन उसी पर्याप्त माध्यम से दूरदर्शन यंत्र कार्य करता है। दूरवीक्षण वयम न केवल पश्यामः, दूरदर्शन को हम न केवल देखते हैं, श्रवणम च कुर्मः, दूरदर्शन को हम न केवल देखते हैं बल्कि श्रवण करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, श्रवणम च कुर्मः, दूरदर्शन को हम न केवल देखते हैं बल्कि सुनते भी हैं। फिर से देखें, दूरवीक्षण अर्थात दूरदर्शन, दूरदर्शन दूर से दर्शन, यह इसका नाम है। दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दी में जनवरी महीने की 25 तारीख को अर्थात 25 जनवरी 1926 अभियंता जॉन बेयर्ड महोदय ने किया था। जिस सिद्धांत से आकाशवाणी कार्य करता है, उसी पर्याप्त माध्यम से दूरदर्शन यंत्र कार्य करता है। दूरवीक्षण वयम न केवल पश्यामः, दूरदर्शन को हम न केवल देखते हैं, श्रवणम च कुर्मः, बल्कि श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं। दूरवीक्षण निवर्तमाने जीवनम बहु प्रभावितम कृतम्, दूरदर्शन ने निवर्तमाने जीवनम यानी आधुनिक जीवन बहु प्रभावितम कृतम्, बहुत प्रभावित किया है। विशेषतः भारत देशों, विशेषता मीन्स विशेष रूप से भारत देश, यत्र मीन्स जहां अधिकांशतः जना अशिक्षिताः समस्योन्मुखा च सन्ति, जहां अधिकांश लोग अशिक्षित और समस्याग्रस्त हैं। तत्र अस्य उपयोगिता वृद्धिम आपनोति, वहां इसकी उपयोगिता वृद्धिम आपनोति बढ़ जाती है, वहां इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अनेन जनसाधारणं शिक्षितुं कर्तुं शक्नोति, अनेन मीन्स इससे जनसाधारण को शिक्षित किया जा सकता है, शक्नोति सपना, कर्तुं शक्नोति किया जा सकता है, इससे जनसाधारण को शिक्षित किया जा सकता है। फिर से देखें, दूरदर्शन ने आधुनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है, विशेषतः विशेष रूप से भारत देश, जहां अधिकांश लोग अशिक्षित और समस्याग्रस्त हैं। तत्र अस्य उपयोगिता, वहां इसकी उपयोगिता वृद्धिमाप्नोति बढ़ जाती है। अनेन जनसाधारणं शिक्षितुं कर्तुं शक्नोति, इससे जनसाधारण को शिक्षित किया जा सकता है। क्लियर है? अब आगे देखें, भारतीयाः कृषकान् कृषि क्षेत्रस्य आधुनिकतमे साधन उपयोगितायाः शिक्षा दातुं शक्नोति। भारतीयाः कृषकान्, भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र के आधुनिकतमे साधन उपयोगितायाः, आधुनिक साधनों की उपयोगिता की शिक्षा दातुं शक्नोति दी जा सकती है। किसके माध्यम से? दूरदर्शन के माध्यम से। भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र के आधुनिक साधनों की उपयोगिता की शिक्षा दी जा सकती है, दातुं शक्नोति दी जा सकती है। सिंचन कार्य केन प्रकारेण कदा वा कर्तव्यम, सिंचाई के कार्य में केन प्रकारेण किस प्रकार से, वा मीन्स होता है अथवा, अथवा कब, कदा मीन्स कब, सिंचाई के कार्य में किस प्रकार से अथवा कब कर्तव्यम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कीटनाशकानां प्रयोगम कदा केन प्रयत्नेन वा कर्तव्यम,
से देख लें। भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र के आधुनिक साधनों की उपयोगिता की शिक्षा। बच्चों यहाँ दो शब्द है, गुण संधि है, साधन प्लस उपयोगिता, साधनों की उपयोगिता। भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र के आधुनिक साधनों की उपयोगिता की शिक्षा दातुम शक्नोति दी जा सकती है। सिंचन कार्य, सिंचाई के कार्य में किस प्रकार से अथवा कब कर्तव्य क्या करना चाहिए और कीटनाशकों का प्रयोग कब और किस प्रकार से करना चाहिए। विभिन्नानां फलीभूत पादपान केन प्रकारेण, विभिन्न फलदायी पौधों को केन प्रकारेण किस प्रकार से। इसके आगे की पंक्तियां बच्चों देखिए। केन प्रकारेण के बाद आरोपणीयम, आरोपणीयम, ये लाइन है ना। विभिन्न फलदायी पौधों को, यानी फलदायी भी फल देने वाले विभिन्न फलदायी पौधों को किस प्रकार से आरोपणीय लगाना चाहिए। एतस्मान ज्ञानान दुर्भिक्षेन, एतस्मान ज्ञानान दूरवीक्षेन, यानी दूरदर्शन के माध्यम से, दूरवीक्षेन प्रभावपूर्णं वर्णितुं शक्नोति, प्रभावपूर्णं वर्णितुं शक्नोति। शक्नोति यानी सकना। विभिन्न फलदायी पौधों को किस प्रकार से लगाना चाहिए, इस ज्ञान को दूरवीक्षण, दूरदर्शन के द्वारा प्रभावपूर्ण वर्णितुं शक्नोति, प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया जा सकता है। क्लियर है। आगे देखें। उपग्रहाणां सहायेन, उपग्रहाणां सहायेन यानी उपग्रहों की सहायता से, सहायेन सहायता से, उपग्रहाणां सहायेन उपग्रहों की सहायता से अधुना संपूर्ण पृथिव्याम, अधुना संपूर्ण पृथिव्याम ऋतु संबंधिना चित्राणि, यानी ऋतु संबंधी चित्र, ऋतु संबंधिना चित्राणि दूरवीक्षे दृष्टेय, दूरवीक्षे दृष्टेय। हाँ, फिर से इन पंक्तियों को देख लें। भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र के आधुनिक साधनों के उपयोगिता की शिक्षा दी जा सकती है। सिंचाई के कार्य में किस प्रकार से अथवा कब करना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग कब और किस प्रयत्न से करना चाहिए, विभिन्न फलदायी पौधों को केन प्रकारेण किस प्रकार से आरोपणीय लगाना चाहिए। एतस्मान ज्ञानान, इस ज्ञान को दूरदर्शन के द्वारा प्रभावपूर्ण वर्णितुं शक्नोति, प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित किया जा सकता है। उपग्रहाणां सहायेन, उपग्रहों की सहायता से अधुना अब संपूर्ण पृथिव्याम, पूरी पृथ्वी पर ऋतु संबंधिना चित्राणि, ऋतु संबंधी चित्र दूरवीक्षे दृष्टेय, दूरदर्शन पर दिखाए जाने चाहिए। उपग्रहों की सहायता से अब संपूर्ण पृथ्वी पर ऋतु संबंधी चित्रों को दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने
बता रही हूँ कि शब्दार्थ याद करें और उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ें और लिखें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत का में तकनीकी विकास के लिए ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तकनीकी विकास के लिए ऊर्जा, जनसंख्या वृद्धि के कारण, देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के प्रयोग का क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र है। अपने उद्योगों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग हमारे जीवन को आरामदायक बनाने वाले उपकरणों में किया जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता न केवल इन उपकरणों को चलाने के लिए होती है, बल्कि इन उपकरणों को बनाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं कि हमको ऊर्जा का व्यापक स्तर पर उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी देखेंगे कि ऊर्जा का व्यापक उपयोग किस तरीके से हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लें, तकनीकी विकास के लिए ऊर्जा में, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के प्रयोग का क्षेत्र एक तकनीकी क्षेत्र है। अपने उद्योगों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग हमारे जीवन को आरामदायक बनाने वाले उपकरणों में किया जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता न केवल इन आरामदायक उपकरणों को बनाने के लिए होती है, बल्कि चलाने के लिए होती है, बल्कि इन उपकरणों को बनाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा के व्यापक प्रयोग, ऊर्जा के व्यापक उपयोग। तो अब देखिए ऊर्जा के क्या क्या कैसे कैसे उपयोग हो रहा है। तो ऊर्जा के व्यापक उपयोगों में है, नंबर 1, उद्योगों के विभिन्न वस्तुओं में उत्पादन में, उद्योगों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, घर के विभिन्न आरामदायक उपकरणों जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एवं एयर कंडीशनर चलाने में भी होता है। नंबर 3, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए या उनके आधुनिक उपकरणों को उपयोग में लाने के लिए, जैसे ट्रैक्टर, नलकूप तथा थ्रेसर आदि को चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला, खाद्य संसाधन में तथा प्रशीतन में भी ऊर्जा का उपयोग होता है। मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आने जाने के लिए रेल सेवाएं मोस्टली इस समय विद्युत से चालित हैं या डीजल द्वारा चालित हैं। तो हमें ऊर्जा की इनमें भी आवश्यकता होती है।
तो एक बार ऊर्जा के उपयोग हम फिर से देखते हैं। ऊर्जा के व्यापक उपयोग। ऊर्जा के व्यापक उपयोगों में है उद्योगों में या उद्योगों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नंबर 2, घरों में विभिन्न आरामदायक उपकरणों को चलाने के लिए, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी एवं कई ऐसे सामान हैं जैसे एयर कंडीशनर आदि को चलाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर में कृषि क्षेत्र में भी हमको ट्रैक्टर, थ्रेशर, नलकूप आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा है खाद्य संसाधन में तथा प्रशीतन में भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे आलू की फसल साल में 2 ही बार ली जाती है, लेकिन आलू का उपयोग मोस्टली सभी घरों में किया जाता है। तो आलू अगर संरक्षित या सुरक्षित न रख पाया जाए तो साल भर आपको नहीं मिलेगी। तो उनको भी सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज यानी प्रशीत गृह, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाता है और कोल्ड स्टोर में आलू रख दिया जाता है, जिससे आपको आलू बेमौसम में भी उपलब्ध हो जाता है। अगला है मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी ऊर्जा की विशेष जरूरत होती है। यानी ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रेन सेवा है, आने जाने के लिए ट्रेन सेवा भी आप ऊर्जा के द्वारा ही है। ट्रेन सेवा है, बस सेवा है, बस ये डीजल वगैरह से चलती है, तो सब ये ऊर्जा के ही स्रोत हैं। बस, गाड़ी या किसी सामान को ले जाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के व्यापक उपयोग भी आपने पढ़ लिए। अब आया ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को कैसे संरक्षित करें? तो जो साधन, ऊर्जा के जो साधन हमारे पास इस प्रकार से हैं कि जो खत्म भी हो सकते हैं। कुछ साधन ऐसे हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल और कोयले के भंडार, ये खत्म भी हो सकते हैं। तो इनका उपयोग यथाउचित ही करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डीजल वगैरह बचाने के लिए यानी अपव्यय बचाने के लिए मुख्यतया शादी पार्टी या कोई अन्य पार्टियों को दिन में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसी प्रकार से आने जाने के लिए सामूहिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति कार से जा रहा है तो पेट्रोल तो उतना ही खर्च हो रहा है, अगर उसमें 4 लोग जा रहे हैं तब भी पेट्रोल थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग उतना ही खर्च हो रहा है। तो इन संसाधनों का उपयोग तभी करें जब आवश्यकता हो। अकेले चलने के लिए सामान्य गाड़ियों जैसे टेम्पो है, बस है, ट्रेन है, इसका उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों को सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईंधन कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इंजनों की सफाई, अल्पाधिक कार्य क्षमता वाले उपकरणों के प्रयोग और उनसे होने वाली अधिक ऊर्जा की बचत के लिए उनका उपयोग कम करना चाहिए।
घर में विद्युत उपकरणों जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को उपयोग न होने पर स्विच ऑफ करके कर देना चाहिए। इस प्रकार से भी ऊर्जा को बचाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत ऊर्जा का उपयोग यदा कदा ही या उपयुक्त समय पर ही करना चाहिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा द्वारा व्यापक रूप से बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रहों के निर्माण आदि को या बड़े ग्रहों को संचालित करना चाहिए। प्रयोग में आने वाले विभिन्न मशीनों के पुर्जों को ऐसी मिश्र धातु से बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें से घर्षण कम से कम हो। घर्षण कम होगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी और ऊर्जा की खपत कम हो सकती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण को एक बार फिर से देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का पालन करना आवश्यक है। नंबर 2, शादी पार्टी या अन्य किसी पार्टियों का ऑर्गेनाइजेशन दिन में ही करना चाहिए। उनको दिन में ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे हम ऊर्जा में बचत कर सकते हैं। घर में विद्युत उपकरणों जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद इनको बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमरे में बैठे हैं और पंखा चल रहा है और बाहर है, तो अगर उसको वहां पर उपस्थित है, उपयोग में ला रहे हैं, तभी उसको चलने दें, अन्यथा उसे बंद कर दें। जहां पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों को सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही उपयोग करना चाहिए। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम लाइट या सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंपों का प्रयोग करना घरों में भी करना चाहिए। छोटी यात्राओं के लिए पेट्रोल व डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईंधन की कम खपत वाले ईंधनों का प्रयोग, इंजन की सफाई, अल्पाधिक कार्य क्षमता वाले उपकरणों का उपयोग बाधित कर देना चाहिए जिससे ऊर्जा की बचत हो सकती है। प्रयोग में आने वाले विभिन्न मशीनों के पुर्जों को ऐसी धातुओं से बनाना चाहिए जिससे घर्षण कम हो तो ऊर्जा की बचत की जा सकती है। सूर्य ऊर्जा द्वारा व्यापक रूप से बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृहों का निर्माण करना चाहिए जिससे हम सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और सौर ऊर्जा में कमी नहीं होगी। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत यानी ऊर्जा संरक्षण भी पढ़ लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में